हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिनों से चैनल पे कमेंट आ रहे थे कि आप मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करिए। चलिए ठीक है, मैथमेटिक्स को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट्स एक साथ में चालू कर देता हूँ, ठीक है। और अब कोशिश करेंगे कि बस 6-7 दिन में पूरा का पूरा मैथ्स 2 ख़त्म कर दें, ठीक है। बिकॉज ज़्यादा दिन तक मैथ्स को हम लोग खींच नहीं सकते। ईजी है यार, हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सेट्स एंड रिलेशन। एक्चुअली आपको जो NCERT है उसमें सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन है, एक ही साथ उड़ाया है सबको। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले सेट्स रिलेशन कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन ही एंड आना चाहिए, सेट्स एंड रिलेशन। तो सेट्स के बारे में आपने ऑलरेडी 9th में बहुत कुछ पढ़ा है। सही में पढ़ा है? हाँ शायद, ऑनलाइन नहीं था ना, तभी पढ़े होगे कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होगे। इस साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भले हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि क्या पढ़ी क्या नहीं, बट जो ऑफलाइन वाले थे उन लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। सो सेट्स के बारे में आप लोग क्या जानते हो चेक करें। चलो ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सेट ऑफ लकी नंबर्स। स्कॉलर स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। टॉपर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। A group of good students। पांचवा, set of prime numbers from 0 to 1। तो यहाँ पे आप लोग इन एग्जाम्पल्स को जरा ध्यान से देखिए और अपने दिमाग में कुछ नाम लाइए। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ लकी नंबर्स, तो आपके दिमाग में आपका लकी नंबर आया होगा। लकी नंबर वैसे कुछ होता नहीं है, मेरा खुद का कुछ लकी नंबर नहीं है, आपका भी हो सकता है नहीं हो। सब लोग ऐसी फैशन में बोल देते हैं मैं इस दिन पैदा हुआ था तो ये मेरा लकी नंबर, मैंने इस दिन 90+ स्कोर किया था, ये मेरा लकी नंबर। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में कोई ना कोई नंबर आया होगा, ठीक है। आपके दिमाग में स्कॉलर स्टूडेंट जरूर आया होगा, क्या पता वो आप ही हो। तो अभी गर्व फील कर रहे होगे आप बैठे बैठे, वाह मेरी चर्चा। टॉपर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, हो सकता है आप टॉपर हो, तो आपको भी अपना ख्याल है यार क्या दिन थे जब मैं टॉपर हुआ करता था स्कूल में। ठीक है, तो आपको अपने अपने ख्याल आ रहे होंगे, कई सारे चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे इन चारों एग्जाम्पल में। तो मुझे बताओ कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट को हम लोग सेट बोल सकते हैं और कौन से को हम लोग नहीं बोल सकते। चलो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, बहुत ईजी है। ये एग्जाम्पल अगर आप लोग बता ले गए ना कि कौन कौन सा सेट है कौन कौन सा नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा आखिर सेट की डेफिनेशन क्या है। अच्छा हाँ, मैंने बताया नहीं कि आज हम लोग क्या क्या करेंगे। आज हम लोग पूरा बेसिक कंसेप्ट कवर कर देंगे और 5.1 के कुछ क्वेश्चन कवर कर देंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग 5.1 पूरा खत्म कर देंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग 5.2 का पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट बहुत है और इंपॉर्टेंट है, खास करके रिलेशंस, ठीक है। उसमें मैं कुछ इनइक्वालिटीज भी बताऊंगा जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। अच्छे से देखना लेक्चर को। कम से कम 4 लेक्चर जाएंगे सेट्स में और खत्म हो जाएगा। कम से कम नहीं, 4 ही लेक्चर जाएंगे और खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। फिर फंक्शन आएगा, फंक्शन के लिए भी 4 लेक्चर जाएंगे, 4 या 5, और वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं संडे को सुबह सुबह वीडियो बनाने आया हूँ, सो शाम तक मैं कोशिश करता हूँ फंक्शन तक खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए, सो आई थिंक आपने सोच लिया होगा, बहुत फालतू बातें कर ली हमने। सेट्स ऑफ लकी नंबर नॉट सेट। स्कॉलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल नॉट सेट। टॉपर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल सेट है। ग्रुप ऑफ गुड स्टूडेंट्स सेट नहीं है। सेट ऑफ प्राइम नंबर सेट है। कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, यही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसमें से तीसरा और 5वां सेट है और बाकी सारे सेट नहीं है। अब कुछ लोग खुश हो रहे होंगे और कुछ लोग गुस्सा होंगे कि यार 5वां कौन से एंगल से सेट लग रहा है, 0 से 1 में तो कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो यही तो बात है, सेट मतलब जानते हो क्या होता है? सेट मतलब वेल डिफाइंड। कोई चीज वेल डिफाइंड हो, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके पर्सपेक्टिव में सबके विचार सेम हो, किसी को कोई डाउट उसके ऊपर ना हो, कोई कंफ्यूजन उसके ऊपर ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेट। तो 0 से 1 में कोई प्राइम नंबर नहीं होता है, यस, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये सेट है, कौन सा वाला? नल सेट, 0 सेट, जिसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो 0 से 1 में मुझे भी पता प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो 0 से 1 में कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है, सो इट इज नल सेट, बट सेट है, ये भी याद रखना। गुड स्टूडेंट्स,
गुड स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या होता है भाई गुड स्टूडेंट? अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, चारों के चारों बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे, फिर पीछे वाला बोलेगा अरे नहीं यार कल मैंने देखा तो लोग बंक मार रहे थे, स्कूल के टाइम पे घूमने गए थे उन लोग। हाँ यार ऐसा था। तो इनके बारे में जो सबके विचार है वो मिलते जुलते नहीं हैं। कुछ लोग कुछ और सोचते हैं, कुछ लोग कुछ और सोचते हैं। तो कन्फ्यूजन है इसके बारे में कि क्या वो सही में अच्छे हैं, क्या वो गलत है। जैसे अपना भी एक ग्रुप था हम स्टूडेंट्स का, मैं मानता हूँ कि हमारा ग्रुप गुड स्टूडेंट्स का था, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसके प्रति अच्छे विचार रखते थे, कुछ लोग बुरे विचार रखते थे कि लेक्चर में लोग बात करते रहते हैं, दिन भर बकबक करते रहते हैं, पढ़ते ही नहीं है। तो वहीं पे कुछ लोग बोलते थे यार बहुत अच्छा बिहेवियर है, कभी गाली वाली नहीं देते, बहुत अच्छा ग्रुप है। तो इसके बारे में सबका अलग अलग विचार था। ठीक, तो ये सेट नहीं कह सकते हम लोग इसको। अगर सब लोग बोल दें कि भाई वो ग्रुप अच्छा है तब उसको सेट बोल सकते हैं, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, टॉपर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल और स्कॉलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में जो स्कॉलर स्टूडेंट होगा जरूरी नहीं है कि वो हर बार टॉप करे। तो सबके विचार अलग अलग होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे यार जो टॉप करता है वही स्कॉलर है, और कुछ लोग बोलेंगे यार जो 50% लाता है वही स्कॉलर है, बस एग्जाम के टाइम पे वो ब्लैंक हो जाता है इसलिए वो 50% लाता है, और बाकी हर टाइम पे तो वही स्कॉलर है। तो सबके अलग अलग विचार होंगे, सब खुद को स्कॉलर बोलेंगे, बट टॉपर में किसी का कोई विचार नहीं होगा भाई वो 90% लाया है, वो रैंक 1 लाया है तो वही टॉपर है। सो इट इज वेल डिफाइंड। इसके बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ले भाई रिजल्ट देख 90+ है, यही टॉपर है। तो कोई भी हो, जेलस हो मतलब आपको जलन हो, कुछ भी हो, लेकिन उसी को टॉपर आप लोग बोलोगे। बट स्कॉलर में ऐसा नहीं होगा। स्कॉलर में आप लोग किसी को भी बोल दोगे कि यार एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा बस ब्लैंक हो जाता हो, वरना स्कॉलर तो मैं, अरे वो कुछ भी नहीं ऐसे ही टॉप कर देता है। या फिर अरे मैंने तो छपाया था उसको पेपर में, मैंने 35 मार्क का लिखा, उसने 40 लेकर आ गया। वाह, ऐसा भी होता है। ठीक, सेट ऑफ लकी नंबर, सबका अलग अलग लकी नंबर है। मेरा 1 है, तुम्हारा 2 है, उसका 3 है, इसका 4, इसका 5, इसका 6। ये मेरा एक नहीं है, मतलब इसी एग्जांपल दे रहा था। तो ऐसा 1 2 3 4 5 6 सबका अलग अलग लकी नंबर होता है, तो वो डिफाइंड नहीं है। बट अगर मैंने बोल दिया सेट ऑफ प्राइम नंबर तो वो डिफाइंड है कि भाई 0 से 1 में कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखना। चलिए, सो इससे हम लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई, क्या कि सेट होता क्या है। तो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, आखिर सेट होता क्या है। A collection of well-defined objects. A collection of well-defined object is called a set. बस इतना ही है डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशन इतना ही है। But what is meant by well-defined? Well-defined means, it means that there is no confusion regarding inclusion and exclusion of that object. In the set. मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने बोल दिया ग्रुप ऑफ गुड स्टूडेंट, तो आपके मन में कोई 4 लोग आएंगे जो आपके स्कूल में काफ़ी अच्छे बिहेवियर वाले होंगे। हमारे स्कूल में कोई था ही नहीं, सब बहुत शैतान थे। ठीक है, 1 2 तो होंगे, हर स्कूल में रहते हैं। ठीक, अपना भी ग्रुप था। तो मे भी आपके दिमाग में 4-5 चेहरे आए हो, आपके क्लासेस के, आपके स्कूल के, जो भी हो। सो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि ये अच्छे थे, आपका दोस्त बोलेगा वो अच्छे थे, अरे वो भी तो अच्छा था। अब बोला अरे वो कहाँ अच्छा था यार, हमेशा गायब रहता था क्लासेस से। अरे यार, तीसरा फिर बोलेगा वो भी तो अच्छा था। चौथा बोलेगा यार इसको क्यों ले लिया, ये कब अच्छा हो गया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हम लोग उसको रखे या नहीं रखे। बट वेल डिफाइंड हो तो इसका मतलब वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। टॉपर के बारे में, जैसे जो टॉपर है, जो 95% लाया है, तो उसके बारे में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं यार, 95% उसी का है, क्या कंफ्यूजन रहेगा उसमें। सो वो सेट है। ठीक है, चलिए, तो आई होप मैंने आपका डेफिनेशन तो क्लियर कर दिया इतना टाइम लेके। अब शुरू करते हैं सेट्स के बारे में। इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर्स। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। 9th में आपने जो जो पढ़ा है सब कुछ आपको रिवाइज करके दे दूंगा, मतलब रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। मतलब सेट को कैसे लिखते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर से, जैसे A B C D E F G H N Z W। N बोले तो नेचुरल नंबर, Z बोले तो इंटीजर, W बोले तो होल नंबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग छोटा सा इक्वल लगाते हैं और यूज करते हैं हम लोग करली ब्रैकेट। लेक्चर के बीच में मेरा करली ब्रैकेट बहुत करली बन जाएगा, तो बुरा मत मानना। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे हम लोग बोल दे A इज द सेट ऑफ वॉवेल्स, तो A E I O U। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ इट इज़ अ सेट ऑफ द कॉन्सोनेंट, तो इसमें B C D F G H J K L M N O P L M N P Q R S T V W X Y Z ये आ जाएगा। तो
हमेशा सेट को लिखते हैं कैपिटल लेटर से, और जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं स्मॉल लेटर से, क्लोज करते कर्ली ब्रैकेट से, बीच में लगाते हैं छोटा सा इक्वल। ठीक, अच्छा इनके अंदर जो एलिमेंट्स है अगर हम उसको बोलना चाहें कि भाई ए सेट में ये एलिमेंट आता है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, ई है ना जो, उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक, या फिर इज एन एलिमेंट, ऐसा। ठीक, तो ये 9th में था आपको क्वेश्चन नंबर 2 1.1 है ना। चलो ठीक है, मेथड्स क्या होते हैं इसके राइटिंग के? राइटिंग मेथड ऑफ सेट्स, कोई दिक्कत नहीं है, 9th में आपने नहीं पढ़ा तो बुरा मत मानिए, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा 9th का। रोस्टर मेथड, जिसमें हम लोग रोस्ट कर देते हैं रोस्टर मेथड, और एक सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड को हम लोग लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं, आपने पढ़ा नहीं होगा, छोड़ो, लिस्टिंग मेथड बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रूल मेथड, सुना होगा आपने, रूल मेथड। ठीक है, तो ये दो नाम होते हैं इनके। सेट्स को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, एक रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड, या फिर सेट बिल्डर मेथड। आपको बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि यार ये सेट है, इसको तुम रोस्टर मेथड में लिख के दिखाओ, और ये सेट है, इसको तुम सेट बिल्डर मेथड में लिख के दिखाओ, जो क्वेश्चन आपको सेम टू सेम 9th में भी रहा करता था। तो अगर आप लोग ऐसा लिखना चाहते हो तो काफी इजी होता है ये, रोस्टर मेथड इज द इजीएस्ट वन। छोटा सा डिफिकल्टी आता है सेट बिल्डर मेथड में, क्योंकि यहाँ पे आपको नोटेशन वगैरह का यूज करना पड़ता है। तो कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, यार नोटेशन हम लोग कैसे यूज करें, ऐसे लिखे ऐसे लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप बड़े हो गए हो। हाँ, 9th में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी कि यार नोटेशन कैसे करूँ, बट जब 9th बीता तो सब कुछ समझ में आ गया यही तो दिक्कत है, 1 साल बाद सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, कोई नहीं, 9th रिपीट कर लेना, फालतू बातें। तो दो मेथड होता है लिखने का, एक होता है लिस्टिंग मेथड और एक होता है रूल मेथड, दूसरा नाम रोस्टर और इसका दूसरा नाम सेट बिल्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एक मेथड को थोड़ा डीप में समझते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग रोस्टर मेथड का यूज कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लें हम लोग, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो ऑब्वियस ही बात है, आप लोग यहाँ पे लेटर लोगे, लेट से पी है, पी मतलब प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, और यहाँ पे आप प्राइम नंबर्स को सीधा सीधा लिख दोगे जो भी आपके प्राइम नंबर्स है, 2 3 5 7 9, 9 भी होता है, गजब। ठीक, तो ये आपके प्राइम नंबर्स है, तो आप लोग सीधा सीधा बस सेट बिल्डर लिस्टिंग मेथड में, रोस्टर मेथड में सीधा सीधा आप लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा कि भाई ये वॉवेल्स है, या फिर ये कॉन्सोनेंट्स है, या फिर ये प्राइम नंबर है, या फिर ये इवन नंबर है, या फिर डिविजिबल बाय 10 है, डिविजिबल बाय 20 है, इनको लिखो। तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ पे लिख देना। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने अभी उठाया कि नंबर्स डिविजिबल बाय, अच्छा वो मैंने उठा लिया है क्वेश्चन, डिविजिबल बाय 7, ऐसे नंबर्स का सेट बनाओ जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो 7 मतलब S, तो नाम दे दो S, अपना भी नाम दे सकते हो, चलो तुम्हें क्या लगा तुम्हारा नाम दूंगा, वाह। ठीक है, तो मैंने अपना नाम दे दिया, अब यहाँ पे मैं वो नंबर्स लिखूंगा जो कि डिविजिबल होंगे, अरे भी एक का नाम दूंगा दूसरा बुरा मान जाएगा, क्या मालूम। ठीक, तो अपना नाम देना बेहतर है। तो क्या करने का, 7 का टेबल लिख देने का, डिविजिबल बाय 7 मतलब कौन कौन 7 से डिवाइड होता है, तो ऑब्वियस सी बात है 7 होता है, 14 होता है, 21 होता है, 28 होता है, 35 होता है। अरे भाई ये तो होते ही जा रहा है, 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140, क्या करें अब। तो ऐसे में कुछ नहीं करने का, कॉमा करके डॉट 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 करके छोड़ देने का, मतलब जब इनफाइनाइट सेट हो जाए। अभी मैं ये भी बताऊंगा फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट, नल सेट, सब बताऊंगा। फिलहाल अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास बहुत सारे नंबर्स हो और वो काउंटेबल ना हो, काउंटेबल हो तो आप लोग एक जगह पे एंड करोगे, काउंटेबल ना हो तो आप लोग ऐसा लिख के छोड़ दोगे। अगर काउंटेबल हो तब देखो, 10 नंबर्स, फर्स्ट 10 नंबर्स, नहीं यार मजा नहीं आ रहा है। हाँ, नंबर्स डिविजिबल बाय 2 बिटवीन 2 to 100, 2 से 100 के बीच में कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, 2 मतलब T। ठीक, चलिए
सो कैसे करेंगे इसको, बिटवीन बोला है, बिटवीन बोला है तो 2 से 100 के बीच में लेना है आपको। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, बिटवीन बोला है तो भी लोग 2 से शुरू हो जाते हैं, नहीं, फ्रॉम बोला होता तो आप 2 से शुरू होते, बिटवीन बोला है तो 2 से 100 के बीच में रहेंगे आप, तो 2 को हम लोग नहीं ले सकते। तो 2 के बाद आता है 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब कुछ समझदार लोग समझ गए होंगे कि इसको ऐसा करके छोड़ देना है, जो कि है गलत। आप ऐसा करके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल हो, इसको आप काउंट कर सकते हो यार, 100 तक कौन से नंबर डिविजिबल है बोल सकते हो, भले 1 मिनट लग जाएगा, 2 मिनट लग जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा, पर बोल ले जाओगे 2 से 100 के बीच में कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं 2 से। ठीक, तो ऐसे हालात में आप क्या करोगे, पूरा लिखोगे नहीं, पूरा नहीं लिखोगे, मजाक कर रहा था। आप क्या करोगे, डॉट 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 करोगे और लास्ट में वो नंबर लास्ट वाला लिख दोगे जो इससे डिविजिबल होगा। 100 तो हम लोग यहाँ पे लिख नहीं सकते क्योंकि बिटवीन बोला है, फ्रॉम बोला होता तो 100 लिखते, तो 100 से पहले कौन सा नंबर डिविजिबल होता है 2 से, 98, तो यहाँ पे आ जाएगा 98 और ये सेट क्लोज। और जो हमने ये डॉट 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 डाला है, इसका मतलब कि 12 से 98 के बीच में जो डिविजिबल है वो यहाँ पे आ गए हैं। तो अगर ऐसा कभी आया तो समझ जाओगे। ठीक, आ गया। चलो एक और क्वेश्चन लेने वाला था मैं, ठीक है कोई नहीं, एक और क्वेश्चन लेते, दूसरा वाला रूल मेथड का। रूल मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट मैं आज आपको सिखा ही दूंगा कि रूल मेथड से कैसे लिखने का। रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक सेट है A = 4, 9, 16, 25, 36, ये एक सेट है और क्वेश्चन में बोला है कि इसको रूल मेथड में लिखो। तो रूल मेथड आखिर हार्ड क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं रहता कि यार ये जो दिया हुआ है इसमें और इसमें रिलेशन क्या है। हाँ, बोर्ड में तो तुरंत समझ जाओगे यार, मतलब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ गया, ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो समझती रह जाओगे फिर। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये सब ना लिख के अगर मैं यहाँ पे लिख देता, चलो देखो एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताना मुझे 5, 7, 9, 11, 20, 13 ऐसा, ठीक 13 तक। अब मुझे बताओ ये कैसे फॉर्म में दिख रहा है, इसका नहीं बता पाओगे। इसका सब लोग अभी तक चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे स्क्वायर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, बट इसका नहीं समझ पा रहे होंगे। दिस इज नथिंग बट 2n + 1। n की वैल्यू 2 डालो ये आएगा, n की वैल्यू 3 डालो ये आएगा, n की वैल्यू 4 डालो ये आएगा, n की वैल्यू 5 पे ये आएगा, n की वैल्यू 6 पे 13 आएगा। ठीक, सो ऐसे आप लोगों को कंडीशन खोजनी होगी। तो थोड़ा सा दिमाग को डेवलप करने के लिए क्या करोगे, प्रैक्टिस। ठीक है, वीडियोस नहीं देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक ही बार देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो सेट बिल्डर मेथड में हम लोग लिखते कैसे, सबसे पहले सेट का नाम सेम = सबसे पहले x सच दैट x, ये जो मैंने स्लैश बनाया है इसको बोलते हैं सच दैट। सो x सच दैट x = t²। t² मतलब लेट से इसमें जो एलिमेंट है वो t है, आप x भी मान सकते थे बट आपने x यहीं पे अज्यूम कर लिया था, y क्यों नहीं माने, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, y मान लो, तो t²। फिर इसके बाद कॉमा डालो और लिखो t बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जरूरी नहीं है लिख सकते हो, t बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यहाँ पे जरूरी नहीं है पर लिख सकते हो। अगर ये पूरा इनफाइनाइट सेट होता तब जरूरी होता, यहाँ पे जरूरी नहीं है। इसके बाद आप लास्ट में लिखोगे कि जो t की वैल्यू है वो 2 से लेके 6 के पास तक है। ये हुआ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, समझ में आया। x सच दैट x = t², मतलब इसमें जो एलिमेंट्स है वो अगर x है तो उनकी वैल्यू t² के इक्वल है, मतलब 2, 3, 4, 5, 6। अब इनका स्क्वायर करोगे तो 4, 9, 16, 25, 36 आएगा। t किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, जरूरी नहीं है लिखना। फिर अब यहाँ पे जो t है उसकी वैल्यू 2 से लेके 6 तक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, यहाँ पे मैंने ये लगाया है, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। अगर मैं सिर्फ ऐसा लिखता तो इसका मतलब होता है लेस देन, खाली कम है, इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू, मतलब 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो मुझे क्या जादू करना होगा, तो मुझे इसको 1 बनाना होगा और इसको 7 बनाना होगा, मतलब 1 और 7 के बीच में t बिलोंग करता है। और अच्छा हाँ, नेचुरल नंबर देखो मैं बोल रहा था जरूरी नहीं है, पर यस बहुत जरूरी है नेचुरल नंबर। क्यों, क्योंकि अगर मैं नेचुरल नंबर नहीं लिखूं तो 1 से 7 के बीच में बहुत कुछ आता है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.00, 1.55, 1.99, 1.88, जबकि सबका स्क्वायर यहाँ पे नहीं है। बट जैसे ही मैंने नेचुरल नंबर बोल दिया तो वहाँ पे डेसिमल वाले नंबर्स हट जाएंगे, तो रह जाएगा सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, इसलिए ये लिखना जरूरी है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो 1 और 7 के बीच में t की वैल्यूज हैं, तो 1 और 7 के बीच में आता ही क्या है, 2, 3, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। अच्छा देखो, थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया टाइप्स ऑफ सेट्स से पहले, वेन डायग्राम। जॉन वेन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था
और इसके बाद से सारे क्वेश्चन यूँ होने लगे। मतलब आप बोल सकते हो कि जो क्वेश्चन आप लोग मैथमेटिकली लिख के नहीं सॉल्व कर सकते, उनको आप लोग डायग्राम, वेन डायग्राम बना के तुरंत आंसर बता सकते हो। ठीक है, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो समझते इसको अच्छे से। इसमें होता है एक रेक्टेंगल, या में भी एक सर्कल भी हो सकता है, या में भी एक स्क्वायर भी हो सकता है, एक फिगर रहेगा कोई भी, उसके अंदर रहते हैं ऐसे कई सारे सर्कल्स। जनरली हम लोग 2 बना के समझाते हैं, बट 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक, अगर ये सेट A है और ये सेट B है, तो इसके जो टोटल एलिमेंट्स है उनको हम बोलते हैं A यूनियन B। लेट से हमारा A का एलिमेंट है 1 2 3, B का एलिमेंट है 4 5, और यहाँ पे बीच में आ रहा है 7, मतलब A का एलिमेंट 1 2 3 7, B का एलिमेंट 4 5 6 7, और बाहर लेट से कुछ बैठे हुए 8 9। ठीक, अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं आखिर ये है क्या। सो कई सारे लोग जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जानते रहो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं A यूनियन B की बात करूँ, तो A यूनियन B का मतलब होता है कि यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं दोनों का मिला के, A यूनियन B का। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए टोटल एलिमेंट्स। अगर मैं लिखूँ A, तो A में कितने एलिमेंट्स है भाई? 1 2 3 7। कितने मतलब कौन से? B में कौन से एलिमेंट्स है भाई? 4 5 6 7। ये था यूनियन, यूनियन मतलब साथ में। अगर मैं लिखूँ A इंटरसेक्शन B, तब क्या आ जाएगा? तब आ जाएगा कि दोनों में क्या कॉमन है। 1 2 3 7 में और 4 5 6 7 में क्या कॉमन है? 7। तो A इंटरसेक्शन B में आ जाएगा 7। एक होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब पूरे के पूरे फिगर में जितने नंबर्स हों सबको उतार दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा आ जाएगा। तो ये होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आ जाता है। सेट ए में, सेट बी में ए और बी के एलिमेंट्स आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन रहता है वो आता है, ए यूनियन बी में सब आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, अब एक और चीज आपको यहाँ पे देखने मिलेगी इस साल, ए माइनस बी और बी माइनस ए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो एलिमेंट्स ए में हैं पर बी में नहीं है। ए माइनस बी मतलब जो एलिमेंट्स ए में हैं पर बी में नहीं है, उनको हम लोग लिखते हैं। तो बी में कौन कौन से नहीं है भाई? 1 2 3, और ए में कौन कौन से? 1 2 3 7, पर बी के पास 7 है, तो ए माइनस बी का आंसर आएगा 1 2 3। बी माइनस ए मतलब वो एलिमेंट्स जो बी में हैं पर ए में नहीं है। तो बी में है 4 5 6 है, 4 5 6, इसको बोलते ए माइनस बी, बी माइनस ए। नई चीज है ये, बाकी ये तो आप लोग पिछले साल सीखे रहोगे। अच्छा, एक और चीज आप लोग सीखे रहोगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में है, सॉरी जो ए में नहीं है उसको बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। जो ए में नहीं है वो कहाँ है? वो है यूनिवर्सल सेट में। तो ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से उड़ा दो और जो बचा वो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट में। कौन कौन आ गया? 4 5 6 8 9। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी में नहीं है, सॉरी जो बी में नहीं है यूनिवर्सल सेट में है, वो होता है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी में कौन कौन है? 4 5 6 7, और बाकी सारे नहीं हैं, तो वो आ जाएंगे इसमें 1 2 3 8 9। अच्छा, मैं आपसे पूछूं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर मुझे बता दो, बता दो जल्दी से। बताओ, यहाँ पे 8 और 9 ये आ जाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। अगर मैं आपसे पूछूं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए यूनियन बी में है, सॉरी जो ए यूनियन बी में नहीं है पर यूनिवर्सल सेट में है, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है। तो इसमें क्या है? ये सब क्या नहीं है? 8 और 9। तो जरा यहां से देखो, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ रहा है। जी हाँ, यही है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। इसको याद रखना भी आसान है, ए का उल्टा ए कॉम्प्लीमेंट, बी का उल्टा बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से जब आप निकालोगे, खुद से निकाल लेना, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सो ये इक्वल आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ए इंटरसेक्शन बी का जब आप होल कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, इसका जब आप होल कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो इक्वल आएगा इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट के, यूनियन के। ठीक, तो ये निकाल के देख लेना। यही दोनों क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ, ये और ये, इन्हीं को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर कुछ छूट गया होगा तो आगे हम कवर कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। मजा आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, अरे एक एक घंटे का लेक्चर देख सकते हो यार, अब इतने बड़े तो हो गए हो ना। चलो, टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहला टाइप आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ही हम लोग बोलते हैं नल सेट। नल सेट को ही हम लोग बोलते हैं वॉइड सेट। वॉइड सेट को ही, अरे कितना नाम रखोगे, बस करो, ठीक है। सीधा सीधा डेफिनेशन है भाई, अ सेट विथ नो एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, इसको बोलेंगे नल सेट। इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय या तो ऐसा आप ब्रैकेट करके छोड़ दो लिस्टिंग मेथड में, या फिर आप ऐसा फाई बना दो। या तो आप ऐसा ब्रैकेट करके छोड़ दो, अंदर कुछ मत लिखो, या तो ऐसा फाई बना दो। इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, और ये होता है उसको लिखने का तरीका। जैसे मैं बोलूं प्राइम नंबर्स बिटवीन, ठीक है, क्या हो सकता है, प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो ऐसा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं। 4 से वही डिविजिबल होगा जो इवन होगा। इवन अपना 2 है, बट 2 तो 4 से डिविजिबल होता नहीं है, और कोई इवन है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5। अच्छा, अगले टाइप की बात करते हैं। अगले टाइप है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट बहुत ईजी है, नाम से ही समझ में आ गया होगा। सिंगलटन सेट मतलब अ सेट विथ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, अ सेट विथ, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर दुनिया में एक ही है, दैट इज 2। ठीक है, तो ऐसे सिंगलटन सेट्स आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे। एक ही एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट होगा, एलिमेंट मतलब जो करली ब्रैकेट के अंदर आते हैं, तो एक ही एलिमेंट आपको दिखाई देगा। ऐसे सेट्स को हम लोग बोल देंगे सिंगलटन सेट। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं। अगला टाइप है हमारा फाइनाइट सेट। इसका डेफिनेशन, अ सेट विथ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल हों, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। चाहे मैं बोल दूं प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 1 करोड़। हाँ, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, पर ये फाइनाइट है। अरे 135 करोड़ को तो काउंट कर लिए, 1 करोड़ तक तुम प्राइम नंबर नहीं काउंट कर पाओगे कुछ भी। तो ये फाइनाइट सेट है। ठीक, जैसे नंबर्स विच आर इवन बिटवीन 1 to 1 लाख। चलो जीरो बनाता हूँ, जितना जीरो बन गया उतना समझ लेना, चाहे जितना जीरो बना दो, बट ये फाइनाइट है। अच्छा, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट सेट बोलो या नॉन फाइनाइट सेट बोलो, आई थिंक नॉन फाइनाइट सेट बोलोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नॉन फाइनाइट सेट, ठीक है, अ सेट विथ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैं बोल दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर तुम बक बक करते जाओ, कई जन्म हो जाएंगे, फिर भी वो चलते ही रहेगा। ठीक है, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, करोड़ करोड़ महासंख्य, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, करोड़ महासंख्य। अरे भाई, तो नॉन फाइनाइट सेट में मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर चलते ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6, हम लोग लटक जाएंगे 1000 तक, 100 तक, 500 तक, जब भी मतलब बहुत जल्दी लटक जाओगे। पर अगर दिन भर गिनते रहोगे, साल भर गिनते रहोगे, जन्मों जन्म तक गिनते रहोगे, तो भी वो गिनते ही रहोगे। तो ये इनफाइनाइट सेट होता है। क्या पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड नॉन फाइनाइट सेट है? नहीं, वो फाइनाइट सेट है, क्योंकि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन हमें मालूम है, खाली मुझे मालूम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मालूम है तो कमेंट करो। चलिए अब देखते हैं सबसेट्स। इफ A and B are two sets and some elements of B are present in A, या फिर all elements of A are present in B, या फिर some elements of A B are present in A, then
A is called subset of B and B is called superset of A। जी हाँ, थोड़ा सा धक्कादायी था सुपरसेट, तो मैं यहाँ पे वो भी डाल देता हूँ, सुपरसेट डालना भूल गया। सुपरसेट होता क्या है, देखो जैसे हमारे पास दो सेट्स है, एक सेट A है जिसमें नंबर्स है 1 2 3 4 5, ठीक। A एंड B आर टू सेट्स एंड ऑल सम एलिमेंट्स ऑफ B आर प्रेजेंट इन A, ऐसा लिख देता हूँ। ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B, अगर A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है, ठीक है। सो ऐसे केसेस में हम लोग A को बोलेंगे B का सबसेट और B को बोलेंगे A का सुपरसेट। सुपरसेट क्यों? क्योंकि उसमें उस सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है और कुछ और एलिमेंट्स भी है। जैसे यहाँ पे देखो आपको A दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये मैंने ऐसे एक एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5, और B में आपको दिख रहा है 1 से लेकर 10 तक। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि A सबसेट है B का और B सुपरसेट है A का। A सबसेट है B का, B सुपरसेट है A का, क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे सबसेट ऑफ B, और B को क्या बोलेंगे? सुपरसेट। समझ में आया? तो अगर दो सेट्स है, एक सेट के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे सेट में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे सबसेट, और जिस एलिमेंट में उसके सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जिस सेट में उसके सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सुपरसेट, और जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सबसेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट एक ऐसा सेट है जो किसी एक सेट के सारे सबसेट्स को कंटेन करे। क्या कहा मैंने? सबसेट, पावर सेट एक ऐसा सेट है जो किसी एक सेट के सारे सबसेट्स को खुद के अंदर कंटेन करे, उसको बोलते हैं हम लोग पावर सेट। अ सेट विच कंटेन्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट, मतलब एक ऐसा सेट जो कि कंटेन करे सारे पॉसिबल सबसेट किसी सेट के। जैसे मैं लिखूं A इज इक्वल्स टू 1 2, अब इसके कौन कौन से सबसेट्स हो सकते हैं मुझे बताओ? एक हो सकता है 1, एक हो सकता है 1 2, एक हो सकता है 2, एक हो सकता है 5। 5 हमेशा दूसरे का सबसेट होता है, अभी नोट में लिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो B है, जरा आप लोग ध्यान से देखो तो इसमें A के सारे पॉसिबल सबसेट्स प्रेजेंट हैं क्या? ध्यान से देखो, एनालाइज करो फिर बोलो। A के सारे सबसेट्स B में प्रेजेंट हैं क्या? तो यस प्रेजेंट है, तो B को हम लोग बोलेंगे पावर सेट। समझ में आया डेफिनेशन? एक ऐसा सेट जो कि दिए गए सेट के सारे सबसेट्स को कंटेन करे उसको हम बोलते हैं पावर सेट। अच्छा ध्यान से देखो, मुझे बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A कितने हैं? 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B कितने हैं? 4। तो क्या मैं किसी सबसेट के पावर सेट को 2n लिख सकता हूं? जरा सोचो, मत सोचो, अभी कुछ बातें बताता हूं फिर सोचना, ठीक है? चलिए ठीक है, रुको रुको अभी मत सोचो, एक एग्जांपल देता हूँ। A इज इक्वल्स टू ABC, मुझे इसका पावर सेट बना के दो। तो इसका पावर सेट होगा पहले A B C, फिर AB, फिर BC, फिर CA ना, बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो AC, उसके बाद होगा ABC खुद ब खुद। अरे करली ब्रैकेट नहीं बनाते हैं, क्या कर रहे हो? गलती, इतनी बड़ी गलती, घंघोर पाप। ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ठीक है? सो AB BC AC ये हमारे हो गए इसके पावर सेट। कुछ छूट रहा है क्या? हाँ छूट रहा है 5। अब जरा मुझे ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने हैं? इसको हम लोग पावर सेट को ऐसे लिखते हैं, पावर सेट को हम लोग ऐसे लिखते हैं N ऑफ P ऑफ A, N ऑफ P ऑफ A, इसको लिखते हैं पावर सेट। P बोले तो पावर सेट। कितने एलिमेंट्स है? 8। तो वही तो मैं बोल रहा था 2n। यहाँ पे n कितना था? 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे इसका पावर सेट में एलिमेंट्स कितने आए? 4। सीधा सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि अगर दिए हुए एलिमेंट में, दिए हुए सेट में आपको दे दिया 1 2 3 4
और बोला इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, सीटी की बात कर रहा हूं, आपको बोला एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है ABCD या फिर 1 2 3 4, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो सीधा फॉर्मूला लगाना 2⁴। जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे तो 2�3 कितना होता है 8, देखो 8 ही तो आया। 2⁴ कितना होता है 16, यस 16। तो आप लोग ट्राई करना ABCD का पावर सेट बनाना और बनाने के बाद आंसर 16 ही आएगा। तो ये शॉर्टकट वहां पे आप लोग लिख सकते हो, मैं नोट करके लिखा देता हूँ, ठीक है। चलो कुछ बातें नोट कर लो। हाँ थियरी में टाइम जा रहा है पर मजेदार है, पढ़ लो ना। फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, चाहे जिस भी सेट की आप लोग बात कर लो सबका सबसेट होता है फाई, ठीक है। अ सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई अगर सेट आपको दिया हुआ है ABCD तो वो खुद का ही खुद सबसेट होता है। जैसे 1 2 था तो देखो 1 2 है, ABC था देखो ABC है, तो ABC खुद का भी सबसेट होता है ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। और अगर इफ n ऑफ A इज इक्वल्स टू n है तो n ऑफ P ऑफ A इज इक्वल्स टू 2⁴n रहेंगे। ये कुछ बातें जो मैंने लाल मार्कर से नोट की है, ये आपको सीधा सीधा MCQ में मार्क्स दिला सकती है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट A में n है तो उसके पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो 2⁴n होंगे। देखो यहाँ पे 3 था तो 2⁵, यहाँ पे 2 था तो 2⁵2। तो आप लोग ABCD वाला पावर सेट बनाना, घर पे बनाना जरूर, ABCD इसके पावर सेट बनाना तो आंसर 16 आएगा, ठीक। एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, फिर 5 का बना लेना, 4 का बना लेना, 3 का बना लेना, 2 का, ऐसा बनाते रहना। ने खा लिया नाम, अरे क्या करते हो, ठीक है। अच्छा अगर एक ही एलिमेंट है तो जैसे हमारे पास 1 है, सिंगलटन सेट है और उसमें एक ही एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, तो 2⁴1, 2⁴1 इज 2। लेकिन इसका सबसेट तो खाली एक ही दिख रहा है, 1 ही है। नहीं ध्यान से देखो दिखाई देगा 1 और 5 5 भी तो आएगा। 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, कभी भी सबसेट लिखना हो तो 5 को पहले लिख देना, ठीक है, गलती मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते और टाइप्स देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं इक्वल सेट्स की। अब यहाँ पे देखो पावर सेट, सुपर सेट, इन सभी टॉपिक को समझाने में कभी कभी मतलब टीचर्स भी थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। बच्चों को लगता है कि यार इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट दोनों इक्वल होता है, मतलब दोनों एक ही बात है, बट ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और कुछ लोग पावर सेट में कंफ्यूज रहते हैं, लोगों को लगता है पावर सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एक के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो। नहीं, उसको पावर सेट नहीं बोलते, एक के सारे सबसेट उसमें प्रेजेंट हो उसको पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कंसेप्शन मिसकंसेप्शन ना क्रिएट करो आप लोग, ठीक। इसके लिए टेक्स्ट बुक रीडिंग करो, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ही आपको पता चलेगा कि कितना सही है। इक्वल सेट मतलब 2 सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम रहेंगे। जैसे हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल्स टू XYZ और हमारे पास एक सेट B है जिसमें एलिमेंट्स है XYZ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है 3 3 और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है XYZ और XYZ। बट वहीं अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सेट की, सो इक्विवेलेंट सेट डजंट मीन कि एलिमेंट्स भी सेम होंगे। इक्विवेलेंट सेट बस ये कहता है कि 2 सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है खाली वो सेम रहेंगे तो उनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ उसमें दिया हुआ एलिमेंट भी सेम रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट। जैसे A में है 1 2 3 और B में है ABC, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम हैं, दोनों में 3 3 एलिमेंट्स हैं, बट जो इसमें एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे ABC है, जमीन आसमान का फर्क है, बट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। बट अगर एलिमेंट्स भी सेम हो तो उनको हम बोलेंगे इक्वल सेट। लास्ट सेट की बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अ बिग सेट अंडर कंसिडरेशन, it is a superset which contains all possible sets under consideration। अंडर कंसिडरेशन मतलब दी हुई कंडीशन में, जैसे आप लोगों को जो भी हालात दिए गए हैं, जैसे कॉन्सोनेंट्स बोला है, वॉवेल्स बोला है, तो ऐसे हालातों में जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं वो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे यूनिवर्सल सेट में, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ऑल possible sets under
कंसीडरेशन। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था थ्योरी का। अच्छा नहीं, बस एक छोटी सी बात करनी है इसके बाद। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट तक नोट कर लो, ये हो गए टाइप्स ऑफ सेट। अब हम लोग सीधा बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, मतलब सेट्स का ऑपरेशन कैसे करेंगे। चलिए, छोटा सा टॉपिक है, आप लोग जानते भी हो, ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे अगर मैं लिखूँ ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बोले तो एक में होगा, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है बाकी हर जगह है, ए में नहीं है बाकी हर जगह है, उसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। हर जगह बोले तो यूनिवर्सल सेट। दूसरा ए यूनियन बी, इसको बोलते हैं यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ए माइनस बी, ए माइनस बी तो आप लोग जानते ही हो, इन ए बट नॉट इन बी, मतलब ए में होगा बट बी में नहीं होगा, ऐसे एलिमेंट्स कौन से हैं, उसको बोलते हैं ए माइनस बी। बी माइनस ए मतलब बी में होगा बट ए में नहीं होगा। तो ये छोटी सी बातें करनी थी। वेन डायग्राम बनाते। ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम कुछ ऐसा होगा, सपोज ये आपका सेट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के वेन डायग्राम में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी एक्सेप्ट ए, मतलब ए के अलावा ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, इसको ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ए यूनियन बी मतलब आपके पास एक सेट यहां है, एक सेट यहां है, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब एक सेट यहां है, एक सेट यहां है, तो इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ ये पार्ट, इंटरसेक्शन। इन ए बट नॉट इन बी, इसको कैसे डिफाइन करोगे। सपोज ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो इसका मतलब ए में हो पर बी में नहीं हो, मतलब ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट, इतना पार्ट गायब रहेगा। बी का पूरा सर्कल निकाल दो, यूनिवर्सल सेट निकाल दो, सिर्फ इतना देखो, ये इतना है ना, इतना, तो इतना होगा ये हमारा ए माइनस बी। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते और हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। चलिए, सो क्वेश्चन दिया है हमारा सबसे पहला, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, मतलब लिस्टिंग मेथड में लिखना है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। मैंने जितनी आपको थ्योरी पढ़ाई है उसके हिसाब से आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 के 7th तक। इसके बाद मैं आपको काउंटिंग फार्मूला सिखाऊंगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी नहीं बताई है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक बस जाएंगे, उसके बाद वीडियो को स्टॉप कर देंगे, फिर अगले लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। हाँ, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सो ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मूवमेंट। अच्छा, इतना तो आपको पता है ना कि जब हम लोग सेट लिखते हैं तो उसमें एक लेटर बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, बस एक ही बार एक लेटर लिखना चाहिए। इतना पता है क्या आपको? सही में ऐसा होता है, काश 9वीं पढ़े होते। ठीक, ए इज इक्वल्स टू ऐसा लिखोगे आप लोग, MOVENT। एक बार M आ गया तो दूसरा M आप लेकर नहीं आओगे। एक बार O आ गया, O एक ही था, V आ गया, V एक ही था। एक बार E आ गया तो एक ही E लेकर आओगे, अगला E आप काट दोगे। जैसे मैं आपको बोलूं इंडियन, इंडियन को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो आप लोग इसको ऐसा लिखोगे, INDA, छोटे लेटर्स में। इंडा लिखोगे, नॉट इंडियन, पूरा नहीं लिखते हम लोग इसको। आई एक बार आ गया काट देंगे, एक बार एन आ गया काट देंगे, सो INDA बस। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हो गया, बस यही तो करना था इसमें। अगला क्वेश्चन है, B is equals to x such that x is an integer and x such that x is an integer and -3/2 is less than x less than 9/2। इसके लिए आपको थोड़ा सा नंबर लाइन पे जाना होगा। अच्छा, -3/2 को हम लोग -1.5 बोल सकते हैं। अरे 3/2 मतलब 1.5 ही होता है ना, और 9/2 मतलब 4.5, और ये इंटीजर है। यही सोच रहा था कि आपको इंटीजर का मतलब मालूम है क्या। देखो, रियल नंबर मतलब क्या होता है? रियल नंबर मतलब इसमें सारे नंबर्स आ गए। सारे नंबर्स बोले तो 1.1, 1.2, 1.11, 1.99999999, बहुत सारे। तो रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ गए, आई के अलावा, कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की,
तो इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे, नॉट दिस 1.99 1.11। डेसिमल के आगे कुछ इसमें आता नहीं है। रियल नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 से लेके इन्फिनिटी तक, बट इंटीजर्स आएंगे सिर्फ इसमें, मतलब डेसिमल में नहीं आता है। होल नंबर में क्या होता है, होल नंबर में 0 से आ जाता है, 0 1 2 3 4 ऐसा पूरा। और इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में माइनस से आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स में ये फर्क है कि रियल नंबर्स में डेसिमल के बाद वाले भी नंबर्स काउंट होते हैं। 3 और 4 के बीच में मैं पूछूं कितने रियल नंबर, तो आप लोग बोलोगे 3.1 3.2 3.3 3.33 3.33 ऐसा बहुत सारा होगा, इन्फिनिटी होगा। बट अगर मैं पूछूं 3 और 4 के बीच में इंटीजर कितने हैं, एक भी नहीं है। 3 और 4 खुद ही इंटीजर है और उनके बीच में आएगा ही क्या, कुछ नहीं। ठीक, तो आई होप आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा। फालतू बातें छोड़िए, इसका आंसर बताइए। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं नंबर लाइन पे और तुरंत अपना आंसर लिख लेंगे। नंबर लाइन पे चले तो यहाँ पे हमारा 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा। तो यहाँ पे -1.5 है, -1.5 1 और 2 के बीच में आता है, इसका मतलब कहीं यहाँ पर। और यहाँ पे 4.5 है, 4.5 मतलब यहाँ पे आएगा 4 और 5 के बीच में। तो आपको करना क्या है, सिंपली ये इंटीजर्स लिख देने हैं। सो -1 0 1 2 3, ये हो गया आपका आंसर 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बस यही करना था आपको। अच्छा, थर्ड वाले में बोला है, कंडीशन दी है कि c इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n + 1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हो गया मतलब भाई उसकी वैल्यू तो 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी, ये तो चलती जाएगी। बोर्ड दीवार सब खत्म हो जाएगा, पार हो जाएगा ये, पर ये चलता जाएगा n का वैल्यू। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे c इज इक्वल्स टू n की जगह जब 1 डालोगे तो ध्यान से देखो 2 1 2 + 1 3, n की जगह 2 डालोगे 5, n की जगह 3 डालोगे 7, n की जगह 4 डालोगे 9 11 13 15 16 17 16 कहाँ से। तो ऐसा ये चलता जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसा करके छोड़ देंगे। मैंने बताया था जब इनफाइनाइट नंबर्स हो जाए तो इसको ऐसा करके आपको छोड़ देना है। ये 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे लिस्टिंग मेथड के। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब सेट बिल्डर देखते हैं, सेकंड वाला, डिस्क्राइब द सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है 0। ल भाई 0 दे दिया। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसा लिखेंगे, बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। 0 कब आता है, कई तरीके पे आ सकता है। मतलब जैसे आप लोग लिख दो x सच दैट x इज इक्वल्स टू t एंड t इज इक्वल्स टू 1/∞। कई सारे आइडियाज होते हैं, तो कई आइडियाज आप लोग लगा सकते हो। जैसे एक आइडिया मैं लगाता हूँ, x सच दैट x इज इक्वल्स टू होल नंबर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू होल नंबर है, बट जो ये सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। और नेचुरल नंबर अगर पूरे निकालो आप होल नंबर में से तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0 + -1 + -3, 0 + -1 + -2 + -3। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर पहले x सच दैट x तो कॉमन है, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड इंटीजर इज इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी, तो आगे क्या लिखे हम लोग, इसके लिए इस सेट को तोड़ो थोड़ा। अच्छा, +-1 है तो 2 बार में लिखो, 0 1 -1 2 -2 3 -3, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे दिख रहा है। मतलब i की वैल्यू -3 से लेके 3 तक है। ये मैंने लेस देन इक्वल टू की साइन बनाई है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कर दूं तो दोबारा ऐसे कर दूं तो ये फिर से 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, मतलब मुझे आपको करना होगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है 1/2 2/5 2/10। अरे भाई चलो तुम सोचो इसमें लॉजिक क्या है, डेंजर क्वेश्चन है। 1/2 2/5 3/10 4/17 5/26 6/37 डॉट छोड़ो 7/50। सोचो कुछ लॉजिक सोचो आप लोग, तब तक मैं भी सोचता हूँ। अच्छा ध्यान से देखो, ऊपर आप लोग देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 चल रहा है और नीचे आप लोग देखो तो उसके स्क्वायर में +1 किया है। 1 का स्क्वायर 1 +1 2
2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26, 6 का स्क्वायर 36 और 37, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50। तो इसको ऐसा लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल्स टू t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 एंड t बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड t की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेके 7 तक। ठीक है, ये हो गई t की वैल्यू। समझ में आया कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को? ठीक, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में है 7 क्वेश्चन। ठीक है, कोई नहीं, कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है x, नहीं सेकंड और फोर्थ यार, इसमें बोला है 0 -1 2 -3 4 -5 6 डॉट 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 डॉट। ये क्या चल रहा है? हैंग क्या चल रहा है? इसमें लॉजिक ढूंढो तो, मतलब तो क्वेश्चन थोड़ा सफाई से लिख दूं। क्वेश्चन है d इज इक्वल्स टू 0 -1 2 -3 4 -5 6। लॉजिक ढूंढो। चलो मैंने ढूंढ लिया। ऑड नंबर्स पे माइनस है, इवन नंबर्स पे प्लस है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं -1 रेज टू n, n इंटू -1 रेज टू n, n इंटू -1 रेज टू n। जैसे मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 2 इज 2। ठीक, अगर मैं 3 रख दूं तो 3 इंटू -1 का क्यूब, -1 का क्यूब इज -1 और -1 इंटू 3 हो जाएगा -3। तो इसका मतलब ये हम लोगों का कुछ ऐसा है कि d इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल्स टू -1 रेज टू n इंटू n एंड n बिलोंग्स टू होल नंबर। 0 से शुरू हुआ है तो होल नंबर आप लोग लिखोगे। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया हमारे सेट बिल्डर के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसके सब क्वेश्चंस को करके हम लोग आपको छुट्टी दे देंगे। x सच दैट 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू x सच दैट 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब 9th में भी आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इतना नहीं है कि मतलब कुछ भी नहीं पढ़े हो, कुछ तो पढ़ ही रहोगे। x सच दैट 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या करते थे हम लोग? इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते थे और जो आंसर आता था वही इस सेट का एलिमेंट होता था। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते थे, जो आंसर आता था वो इसका एलिमेंट होता था। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते थे, जो आंसर आता था वो इसका एलिमेंट होता था। ठीक है, आपको पता करना है A यूनियन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, चलिए सो सॉल्व करते पहले A वाले को। 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। रूट्स ढूंढो। 6 15 जा 90, आई थिंक 10 9 जाएगा, तो 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x ले लो कॉमन तो अंदर बचा 3x प्लस 5, यहाँ से -3 ले लो कॉमन तो अंदर बचा 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू दो मिल गई। x की वैल्यू मिली 3/2 और x की वैल्यू मिली -5/3। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू आ गई, एलिमेंट्स आ गए a के -5/3 और 3/2। चलो b की वैल्यूज देखते हैं। सो b का इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2 3 या 6 एंड आई थिंक इसका रूट है 3 1 जा, सही है 6 1 जा। तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x लिया कॉमन, अंदर बचा x माइनस 3 और 1 लिया कॉमन, अंदर बचा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई -1/2। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसके रूट से -1/2 और 3। c का इक्वेशन देखो। c का इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो 2 3 या 6, 3 2 जा, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। जिनको क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करने आ रहा है उन लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 6 का आपने 6 1 जा लिया और यहाँ पे आपने 6 का 3 2 जा लिया, क्या कारण है? देखो, जब हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स लिखते हैं ना तो हम लोग ये साइन देखते हैं। यहाँ माइनस था तो हमने माइनस लिखा, फिर माइनस माइनस प्लस था तो माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने प्लस लिखा। तो -6 + 1 इज 5। बट अगर हम यहाँ 6 लिख देते तो -6 होता, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता। तो -6 + 1 इज नथिंग बट -5। बट यहाँ पे तो -1 है, तो -1 आने के लिए हमें 3 और 2 लेना पड़ा। तो पहले ये साइन हम लोग देखते हैं, फिर माइनस माइनस ऐसा करते हैं। ठीक है,
क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का मेथड होता है। x कॉमन लो तो 2x माइनस 3, 1 कॉमन लो तो 2x माइनस 3। आपको दो रूट्स दिख रहे हैं, एक रूट है 3/2, एक रूट है -1। तो मतलब c के एलिमेंट्स है 3/2 और -1। तो मुझे बता दो खटाखट से आंसर a यूनियन b यूनियन c का क्या आएगा। अच्छा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का पहले लिख लेते हैं। ऐसे कौन से एलिमेंट है जो a में है, b में है और c में, तीनों में है? अरे कोई है ही नहीं, तो यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। ऐसे छोड़ दो या फिर ऐसे लिख दो। मुझे लगा 3/2 है, पर 3/2 इसमें था, इसमें नहीं था। फिर -1 इसमें था, उसमें -1 खत्म, छोड़ो। a यूनियन b यूनियन c की बात करें तो ये 6 के 6 एलिमेंट्स आप उसमें लिख देना। -5/3, 3/2, -1/2, 3, 3/2 एक ही बार, फिर -1। ये पांचों एलिमेंट्स आप a यूनियन b यूनियन c में लिख देना। कर ले जाओगे नहीं इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको 4th में बोला है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि 5th में कई सारे क्वेश्चंस है। सारे तो नहीं कराऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा, इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन खुद ही कर ले जाओगे, बस वो डेल्टा वाले में आप लोग कंफ्यूज हो गए, ए डेल्टा बी, बी डेल्टा सी, इसमें बता दूंगा मैं, टेंशन मतलब अगले लेक्चर में। से बोला ABC अगर सेट्स है कॉलेज, मैरिज और लगेज लेटर के, तो वेरीफाई करो A माइनस बी यूनियन C क्या इक्वल आ रहा है A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C के। अरे गजब, A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C के इक्वल आ रहा है क्या, वेरीफाई करना है। ठीक है, अगर A सेट की बात करें तो वो कॉलेज है, सो कॉलेज हो गया। अरे ऐसे ही होता है ना कॉलेज, अच्छा जी होता है कहाँ से मैंने जे लिख दिया। अच्छा, बी में क्या दिया, मैरिज, तो इसमें होगा MARIGE, मैरिज। ठीक है, अच्छा अगला दिया है लगेज, तो लगेज में क्या होगा, LUGAE, लगे। ठीक है, तो B यूनियन C पहले निकाल लेते हैं। B यूनियन C आ जाएगा MARIGE। देखो, जब यूनियन निकालते हो ना तो आप लोग क्या गलती करते हो, ऐसे लिखते हो MIMLAURGIAGE ऐसा, तो उसमें कई लेटर्स रिपीट हो जाते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले पूरा ये लिख लो, फिर देखो इसमें क्या क्या आ गया उसको काट दो। I आ गया, इसमें नहीं है, E आ गया काट दो, G आ गया काट दो, A आ गया उसमें काट दो, LU बचा, तो ये हो गया, समझिए। अच्छा, अब क्या निकालना है, A माइनस बी यूनियन C। A माइनस बी यूनियन C का मतलब क्या है कि जो A में है पर इसमें नहीं है, तो ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है। देखो, G इसमें भी है, E इसमें भी है, L इसमें भी है, CO नहीं है इसमें, तो इसमें आ गया CO। ठीक है, उसको देखते, A माइनस बी निकालते हैं। A माइनस बी मतलब जो A में है पर B में नहीं है, तो देखो G है B में, A में भी है, E है G में, B में, और इसमें भी है। हाँ, इसमें देखो कोल नहीं है, तो कोल निकाल लो, कोल। अच्छा, A माइनस C निकालो, A माइनस C मतलब जो A में है पर C में नहीं है, तो C में देखो G है, इसमें भी है, E है, ये भी है, L भी है, L भी है, तो इसमें बचा CO बस, तो इसमें आ गया CO। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन देखोगे तो CO कॉमन है, इसका मतलब A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C में आ जाएगा CO। इसको दे दो इक्वेशन 1, सॉरी इसको दे दो इक्वेशन 2, इसको दे दो इक्वेशन 1। सो फ्रॉम 1 एंड 2 सेम टू सेम स्टेटमेंट छाप देना और लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए। सो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, खत्म तो नहीं हुई है पर थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हमें कई सारे कंसेप्ट्स कवर करने हैं। सबसे पहले काउंटिंग फार्मूला, फिर इंटरवल्स, और फिर उसके बाद उसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस 5.1 के जितने बचे हुए, ठीक, सब हो जाएंगे। फिर अगले लेक्चर में हम रिलेशन सीखेंगे और उसके साथ ही 5.2 के आधे क्वेश्चंस कर देंगे। फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में पूरा खत्म कर देंगे हम लोग सेट्स। साथ ही में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी चल रहा है आपका, 3.3 आई थिंक अपलोड हो चुका होगा या फिर हो रहा होगा, अगले दिन आ जाएगा और खत्म हो जाएगा वो भी। ठीक है, तो आप लोग मैथ्स का टेंशन ना लें, वो मुझे कराना है, मैं करा दूंगा फटाफट। ठीक है, फिजिक्स का बस थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। बायो, अरे बायो तो यूं उड़ाएंगे देखोगे बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब छुट्टी लेते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।